नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कई राज्यों में बारिश को लेकर जारी आईएमडी के रेड अलर्ट की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधी निशाने की। बात करेंगे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की फर्जी खबर पर भड़की सुप्रिया श्रीनेत की। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट के बीजेपी को लेकर बड़े दावे की। साथ ही जानेंगे आपने उठाए केंद्र सरकार पर सवालों की। सीएम योगी के आदेश पर खूब कट रहे चालानों की बात करेंगे। पीएम मोदी पहुंचे कन्वेंशन सेंटर की। कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान सहयोगी कुमार ने बीजेपी पर साधी निशाने की। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने से 17 लोगों की मौत की। और आखिर में बात होगी 2007 हेट स्पीच मामले में आजम खान को मिली राहत की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं ओडिशा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ एक दो जगह पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत, शेष उत्तर भारत और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। ये कांग्रेस झूठ की कांग्रेस है, ये कांग्रेस फूट की कांग्रेस है, ये कांग्रेस लूट की कांग्रेस है। ये कहना था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मंगलवार को ग्वालियर में सीएम राइज योजना के तहत बन रहे शासकीय पटेल स्कूल के नवीन भवन के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद में उनकी दूसरी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं। 2003 में मध्य प्रदेश का क्या हाल किया था। 56 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में। कबाड़ा करके छोड़ा था, बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। 15 महीने सरकार रही। एक एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आलम मचा था। रेत के खदान चल रहे थे। किसान का ऋण माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उल्टा संबल योजना समाप्त कर दी। आशा कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए काट दिया। शहरी आदिवासियों का 1000 रुपए काट दिया। ये स्मोक स्क्रीन नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में हमको विकास चाहिए, हमको प्रगति चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो सकता। बहुत बड़ी सौगात ग्वालियर के लिए है। 51 करोड़ की सौगात का शिलान्यास आज किया है। वर्ल्ड क्लास एक स्कूल यहाँ स्थापित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य इस स्कूल में अध्ययन ग्रहण करके भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराने का कार्य करेगा। व्याख्या तो कर ली, अब उस पर प्रश्न क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 300 ऐसे सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में स्थापित होंगे और 2030 तक मतलब अगले 7 साल में 9200 मतलब 30 गुना हम लोग बढ़ाएंगे 7 साल के अंदर। तो ये लक्ष्य बहुत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा इसी के आधार पर अगली पीढ़ी को हम लोग तैयार कर पाएंगे। और यही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है भारत को अग्रसर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को दैनिक जागरण की आलोचना की जब हिंदी राष्ट्रीय दैनिक ने एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की है। आइए सुनते हैं। देश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण। गांव गांव तक
शहर शहर घर घर तक पहुंचता है। लोग खूब तल्लीनता से, खूब लगन से पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि जो उसमें लिखा है वो ब्रह्म वाक्य है, अकाट्य सत्य है। तो आज दैनिक जागरण ने अपने मुख पृष्ठ पर, मेन पेज पर, मेन पहले पन्ने पर 8 कॉलम की एक स्टोरी छापी और उस स्टोरी की सुर्खी, उस स्टोरी की हेडलाइन, उस स्टोरी का शीर्षक था, भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने सामने आके न सिर्फ इसका खंडन किया, इसको फेक न्यूज भी घोषित किया। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के पहले यह बताना जरूरी है कि अखबार में या कहीं पर भी छपने वाली जो खबर होती है वो रिपोर्टर लाता है, उसका ब्यूरो हेड, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे उसकी पुष्टि करती है, जानना चाहती है ये कहां से खबर आई है, किसने दी है। उस खबर के बारे में पुष्टि की जाती है कंसर्न मंत्रालय से, कंसर्न अथॉरिटी से। और इतनी बड़ी खबर की पुष्टि तो रिपोर्टर से लेके ब्यूरो चीफ, रेजिडेंट एडिटर और संपादक खुद करता है, यहां तक कि डेस्क हेड भी उसकी पुष्टि मांगता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी गलत खबर जागरण ने छाप कैसे दी? क्या जागरण ने खबर छापने से पहले भारतीय सेना को या सरकार से इसका स्पष्टीकरण या पुष्टि मांगी थी या नहीं मांगी थी? और अगर नहीं मांगी थी तो इतनी बड़ी खबर बिना पुष्टि के कैसे छाप दी? और अगर मांगी थी तो किसने यह पुष्टि दी? क्योंकि यह तो फेक न्यूज भारतीय सेना को घोषित करना पड़ा। आखिर इस बड़ी खबर के लिए जो गलत साबित हुई, जो फेक न्यूज थी, जिम्मेदार कौन है जागरण में? रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर या खुद संपादक या मालिक? देखिए, ऐसा है कि जागरण को किस पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, बस वही समझ लीजिए और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह खबर गलती से नहीं, यह जानबूझकर गलत छापी गई, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और समझ जाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडाओं से फायदा किसका होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार 22 अगस्त को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की यहां इस बार दाल नहीं गलने वाली है। टोंक में संवाददाताओं से बातचीत में पायलट ने कहा कि दिल्ली से बीजेपी के सारे नेता राजस्थान आते हैं और यहां राजस्थान के बीजेपी नेताओं को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला जम नहीं पा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सचिन पायलट का। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसको देखकर लगता है कि न सिर्फ इस क्षेत्र से, इस जिले से, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जो उत्साह लोगों में था, हर बूथ से, हर पंचायत से, हर वार्ड से हमारे कार्यकर्ता आए और पार्टी और सरकार की जो रीति नीति रही है उसमें लोगों की आस्था है। और भाजपा का शासन जो दिल्ली का है उससे लोग त्रस्त हैं। 9 साल का लगातार शासन देख चुके हैं और विशेष रूप से जो नौजवान हैं, जो गृहिणियां हैं, वो सब एक तरह से थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं दिल्ली में भी। लेकिन केंद्र की सरकार तब बदल सकती है जब हम इन 3-4 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनाएं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे राजस्थान के अंदर। और पार्टी ने जो भाजपा को हराने का काम किया है हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, उससे कार्यकर्ताओं के बहुत उत्साह भी है। आज टोंक से आगाज मान लिया जाए, सचिन पहले टोंक से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको तो पार्टी जो आदेश देती है, हम सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी लोग, जो पार्टी का निर्देश होता है, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या चुनाव लड़ेगा, सबको हम लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अवसर मिला यहाँ से विधायक बनने का 4.25 साल पहले, और पूरी ताकत से हम लोगों ने यहाँ पर विकास के काम किए। यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम है और मैंने आज भाषण में ये कहा कि पिछली बार हम जीते थे यहाँ 50-52 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी, इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतें, ये हम सबकी कोशिश रहे। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में और गिरावट आने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देशवासियों के लिए ये बहुत चिंता की बात है कि भारतीय करेंसी की कीमत और गिर गई है। आज $1 83.13 रुपए का हो गया है। नमस्कार साथियों, आज सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी लोग इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस बात से संतुष्ट हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं, वो इस प्रेस वार्ता को ना देखें।
क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए, बराबरी विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। आज एक यूएसडी का दाम चाइनीज युआन के मुकाबले 7.02 चाइनीज युआन है। वहीं एक यूएसडी 83.13 रुपये पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और देश के लिए भी एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है, गरिमा कम होती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो लगातार हमलावर रहते थे फॉलिंग करेंसी को लेकर, गिरते रुपए को लेकर। 59 रुपीस का जब $1 था तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको यह भी याद होगा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का मानना था कि जैसे जैसे देश की करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। दिसंबर 2022 में कहा गया कि भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की। तो आज ये आंकड़ा और गिर गया है, आज 83.13 पर पहुंच गया है। इससे देश की प्रतिष्ठा कैसे कम होती है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। आपको याद होगा कि बीते वर्ष जब एकनाथ शिंदे गुट पहले गुजरात लेके जाए गए और फिर असम लेके जाए गए, और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में लगातार 50 खोखे नॉट ओके के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, जो अब लगता है हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत, ये कहा था कि रशिया और इंडिया के बीच अब ट्रेड भारतीय करेंसी में होगा, रुपए में होगा। पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, वेपन्स खरीदते हैं हम, पर उसकी भरपाई हम या तो दिरहम में कर रहे हैं या फिर चाइनीज़ युआन में कर रहे हैं, भारतीय रुपए में नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है साथियों कि दुख की बात है कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो। यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा, उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो सामान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहाँ पर इतनी अच्छी और किफ़ायत उच्चतम स्तर की शिक्षा
और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियां होंगी कि विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए आने लगेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ अस्पताल, गांव-गांव में अस्पताल और डॉक्टर इतने अच्छे होंगे और उपलब्ध होंगे कि बाहर के लोग डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आएंगे। ये पर अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखिए कि चाहे अग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जॉब क्रिएशन की बात हो, भाजपा सरकार ना इन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। आज ही सुबह आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भाजपा के मिनिस्टर, जब उनसे पूछा गया कि प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में, तो वो बोले कि प्याज खाना छोड़ दीजिए। तो जब तक केंद्र में कम पढ़ी लिखी सरकार है जो लोगों के प्रति संवेदनहीन नहीं है, जो बढ़ते डॉलर की कीमत पर, बढ़ते गिरते रुपए की कीमत पर ये कहकर निकल जाती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, तब तक महंगाई की मार आपको और मुझको महंगे तेल से और महंगी सब्जियों से ही पूरी करनी पड़ेगी। जय हिंद। एक दूसरा मुद्दा है दिल्ली में कल हुई गिरफ्तारी के डायरेक्टर की भी हुई है, उनकी पत्नी से जुडिशियल कस्टडी में बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार में एक तरह से प्रश्न थी, आपके जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी उनको ओएसडी के तौर पर रखने के लिए। देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत आता है। मुझे उनसे पूछना है कि जब 13 अगस्त को इतना संगीन मामला सामने आया तो उन्होंने आरोपी को क्यों शील्ड किया और इतने दिन क्यों प्रोटेक्ट किया, कल जाके गिरफ्तारी क्यों हुई? अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया उन्होंने तुरंत बर्खास्तगी के ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन उसके बावजूद जो भी कोशिशें हुई, उनका कहना है कि वो काफ़ी नहीं था। स्वाति मालीवाल वहाँ पे जाके बैठ गई, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार ने काम नहीं किया। पहले ही अगर जैसे कल सीएम ने जो एक तरह से डायरेक्शन दिया उनके सस्पेंड करने का, वो एफआईआर के बाद ही दे सकते थे, 13 तारीख के बाद। जी देखिए, ये खबर पुलिस को रिपोर्ट करना होता है, आपको भी पता है, भाजपा सरकार को, एलजी साहब को। तो वो हमने पूरी एक रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी साहब से, वो रिपोर्ट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो थोड़ा समय दीजिए, उसको पढ़ के बताते हैं कि क्यों विलम्ब हुआ, क्यों एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया गया। जब कानून व्यवस्था भाजपा के अंडर है तो इतना विलम्ब क्यों हुआ? कोई भी वाहन खरीदने के बाद उसको अलग दिखाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय खोजते हैं। कहीं कुछ लोग गाड़ी के लिए स्पेशल नंबर लेते हैं, कई लोग अलग रंग से गाड़ी हाईलाइट कराते हैं, कुछ अपने बच्चों का नाम तक लिखवाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जाति विशेष के शब्द अपनी गाड़ी पर अंकित कराते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सभी लोगों पर एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं जो अपने वाहनों पर किसी भी तरह के जाति संबंधित स्टिकर लगाए सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस विभाग इस निर्देश को गंभीरता से लेकर एक्शन में आ गया है। इसके तहत अलीगढ़ में यातायात विभाग की तरफ से उन वाहनों के चालान का अभियान चलाया जा रहा है। ये यातायात निदेशालय की तरफ से और उच्च अधिकारीगणों के निर्देशों के क्रम में जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं या जिन 4 व्हीलर्स में काली फिल्में लगी हुई है उनके विरुद्ध चेकिंग का अभियान चल रहा है। यहाँ आज तस्वीर महल पे यातायात पुलिस के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत की गाड़ी में कश्यप जाति सूचक शब्द लिखा हुआ पाया गया था और उसमें उसके विरुद्ध निर्देशों के उल्लंघन के क्रम में कार्रवाई की गई है, जिसका 2000 रुपये का चालान। और क्या क्या मिला? एक गाड़ी में कोर्ट लिखा हुआ था, एक गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ था, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। कितने का चालान काटा जा रहा है? इनका निर्देशों के उल्लंघन के क्रम में 2000 रुपये का चालान। ये अभियान लगातार चलेगा? ये अभियान लगातार पूरे जिले में सतत चल रहा है। यहाँ अभी हम लोग निकल के जा रहे थे तो पुलिस यहाँ चेकिंग अभियान चला रही है और
जो गाड़ियों पे जाटव या ब्राह्मण या ठाकुर ऐसे जो शब्द लिख के चलते हैं लोग, उनके खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, सीज भी की है। अभी मैं और मेरा दोस्त गाड़ी लेके निकल के आ रहा था तो उसका भी 2000 का चालान किया है, उसकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ था तो चालान कर दिया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को लीडर्स रिट्रीट के दौरान ब्रिक्स विस्तार पर महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। भारत ने सदस्यता मानदंडों और नए सदस्यों के चयन पर आम सहमति बनाने की अग्रणी भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 19वीं जयंती पर कांग्रेस ने कोल्हापुर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जेएनयू के पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला। कन्हैया कुमार ने बीजेपी में शामिल होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजीत पवार की भी आलोचना की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ईडी अब अजीत पवार के घर का रास्ता भूल गई है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी कर रहे हो हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को, उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप यह जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, दलित आंदोलन कर रहे थे, शेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था, और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। इसीलिए आप पुनर्जागरण की धरती हैं कि आपकी मिट्टी से सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पैदा हुए। इसीलिए आप पुनर्जागरण की भूमि है कि आपकी मुट्ठी पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको अपनी कर्म भूमि बनाने का काम किया। आप इसलिए पुनर्जागरण की भूमि है कि स्वतंत्रता आंदोलन की कोई भी धारा हो, चाहे क्रांतिकारी धारा हो या उदारवादी धारा हो, तमाम तरह के सपूतों को आपकी मिट्टी ने पैदा किया है। आप इसलिए पुनर्जागरण की धरती हैं क्योंकि आपके यहां क्रांतिकारी कभी अन्ना भाऊ साठे पैदा हुए हैं, भी उसको भुला देता है। इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है कि 5 साल में चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर लेकर के कोल्हापुर सिटी की गलियों में नेताजी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े होते? बिल्कुल नहीं खड़े होते। तो जो अधिकार हमको मिला है, वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर ये
आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं, मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो शेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने। हम नागरिक हैं आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना? राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना? राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना? राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना? और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें जय शाह का, है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा। मिजोरम में आज एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिर गई। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि घटना स्थल पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि पुल ढहने के समय उस जगह पर लगभग 35 से 40 वर्कर मौजूद थे। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सपा नेता को आवास का नमूना देने का निर्देश दिया। आजम इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे पर उन्हें राहत नहीं मिली। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
आजम पर आरोप है कि उन्होंने 16 साल पहले एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया था और अब इस मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है।